पुराने सिलेबस के अंदर रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन दो अलग अलग चैप्टर थे। पुराने सिलेबस में रेस्पिरेशन सर्कुलेशन दो अलग अलग चैप्टर थे। रेस्पिरेशन 11th में था, सर्कुलेशन 12th में था। अभी भी आप एनसीईआरटी उठाओगे ना तो उसमें आपको दो अलग अलग चैप्टर मिलेंगे। रेस्पिरेशन एक अलग चैप्टर है, सर्कुलेशन एक अलग चैप्टर है। और आपको इस एक चैप्टर में दोनों क्या करके दिया, बोल मर्ज करके दिया। तो हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट कौन सा है, रेस्पिरेशन, और दूसरा पार्ट कौन सा, बोल सर्कुलेशन। सर क्यों एक किया, जब दो अलग अलग चैप्टर थे तो हमको भी अलग अलग देना चाहिए था ना, एक करके क्यों दे रहे हैं सर वो हमको। तो बेटा असल में फंडा कैसे है मालूम, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हायर ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, जैसे हम आप, है ना, हायर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन ये दोनों प्रोसेस हैंड टू हैंड काम करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। सर्कुलेशन का डायरेक्ट डिपेंडेंस रेस्पिरेशन पे होता है और रेस्पिरेशन का डायरेक्ट डिपेंडेंस सर्कुलेशन पे होता है। इसीलिए आपको ये दोनों टॉपिक्स को क्या करके दे दिया है, एक साथ दे दिया, कंबाइन करके दे दिया, सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ रहा है। वरना पुराने सिलेबस में क्या था, रेस्पिरेशन 11th में था, सर्कुलेशन 12th में था, तो उतना लिंक नहीं बिठा पाते थे बच्चे। एक साल पहले रेस्पिरेशन पढ़ के आ रहे, एक साल बाद आके सर्कुलेशन पढ़ रहे, तो दोनों को रिलेट नहीं कर पाते थे। अब अभी एक साथ आ गया तो आप अच्छे से क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी फिलहाल हम लोग चैप्टर का कौन सा पार्ट स्टार्ट करें बेटा, रेस्पिरेशन। पहले रेस्पिरेशन खत्म करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, बोल सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मच ऑब्वियस, आपको पता है मैं क्या पूछने वाला हूँ, व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, बोलो। ओके वेरी गुड, और कुछ, ऑक्सीजन की मदद से, अच्छा ठीक है, और कुछ, और कुछ, रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, बोलो। ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, ठीक है, और कुछ, और कुछ, फूड डाइजेस्ट करना ऑक्सीजन से। देखो जब भी बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज रेस्पिरेशन, सबसे कॉमन आंसर जो आता है सांस लेना सांस छोड़ना, यही आता है सबसे कॉमन आंसर। सर जो सांस लेते सांस छोड़ते ना, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, है कि नहीं, ऑक्सीजन अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा। देखो रेस्पिरेशन का एक स्टेप है ये, सांस लेना सांस छोड़ना, इसको ब्रीदिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोल ब्रीदिंग। ये रेस्पिरेशन का क्या है, बोले स्टेप है, डेफिनेशन नहीं। सी हम एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी को बहुत सारे क्या करने हैं, प्रोसेसेस करने हैं, काम करने हैं। लाइक फॉर राइट नाउ, अभी मैं पिछले 2-2.5 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कुछ काम कर रहा हूँ ना, आई एम टीचिंग यू। इसमें मेरे वोकल कॉर्ड साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आवाज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई एम मूविंग माई हैंड्स टू राइट, हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, है ना। आप समझ रहे हो, देख रहे हो मुझको, बैठे हो अपने घर से यहाँ तक चल के आए हो। नहीं भी कुछ कर रहे हो तो ना, आप जब सो रहे होते हो तभी भी आपकी बॉडी बहुत कुछ कर रही हो। जागते इंसान से ज्यादा सोते हुए इंसान की बॉडी काम करती है, पता है आपको। एक जागती हुई ह्यूमन बॉडी से ज्यादा एक सोते हुई ह्यूमन बॉडी काम करती है। जितने भी बॉडी में रिपेयर के, रिजुनोवेशन के, रिप्लेसमेंट के काम होते हैं ना, ये सारे काम आपकी बॉडी कब करती है, सोते वक्त, जब आप सो रहे हो। पूरा दिन आप अपनी बॉडी की वाट लगा के लेते, यहाँ के सेल्स खराब, वहाँ के सेल्स खराब, इधर प्रॉब्लम, उधर प्रॉब्लम, इधर दिक्कत, उधर दिक्कत। बॉडी वेट करती है इसका सोने देता, बताती। फिर आप बिस्तर पे आके सो जाते हो, एंड यू स्लीप। तब आपकी बॉडी रिपेयर के मोड में चली जाती है। रिपेयर, अपडेट, डेली आपकी बॉडी अपडेट होती है। जैसा आपका मोबाइल महीने 2 महीने पे अपडेट मांगता है, आपकी बॉडी डेली अपडेट होती है। हर रात जब आप सोते हो अपने आप को रिजुनोवेट करती है, रिप्लेसमेंट, रिपेयरमेंट करती है, बॉडी के अंदर रिपेयर करती है। इसलिए जब आप सो के उठते हो तो आपको थकान जैसी लगती है, थका थका लगता है। सोचो जब आप पूरी रात कुछ कर ही नहीं रहे हो, सो रहे, तो थकान क्यों नहीं चाहिए। लेकिन जब हम लोग सो के उठते तो अपने को थकान लगती है। जब हम लोग मुंह धुलते हैं, नहाते धोते, नाश्ता करते, तब थोड़ा फ्रेश फील होता है कि नहीं। बॉडी ज्यादा थकी हुई रहती है सो के उठने के बाद। और यही वजह कि जिन लोगों को प्रॉपर नींद नहीं मिलती है, जो लोग प्रॉपर सोते नहीं है, जो आज की जनरेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है, प्रॉपर स्लीप, उनकी बॉडी में एक नहीं 10 तरीके की प्रॉब्लम्स लगी हुई रहती है, बिकॉज वो अपनी बॉडी को अपडेट और रिपेयर होने दे ही नहीं रहे। बायोलॉजिकली देखा जाए तो एक हेल्दी इंसान को एक दिन में मिनिमम 6 से 8 घंटे की स्लीप चाहिए। मिनिमम कितना, 6 to 8 आवर्स। अगर कोई 6 घंटे से कम सो रहा है वो भी डेंजरस है। अगर कोई, बोलो, अगर कोई 8 घंटे से ज्यादा सो रहा है तो वो भी डेंजरस है। तुमको 12 बजे उठना है, कोई काम धंधा नहीं, उठो 12 बजे, लेकिन सो कितने बजे रहे वो भी देखो। रात में 12 बजे सो करके दोपहर में 12 बजे उठ रहे हो, तो आपकी बॉडी को इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। समझ रहे। आजकल बच्चों में देखो फोकस नहीं है, वीकनेस रहती है,
3 घंटा अभी मेरे को तुम बराबर से सुन नहीं सकते हो, माइंड इधर उधर डाइवर्ट होने लगता है, ऐसा लगता है लाइफ के साथ क्या तो भी कर रहा हूँ मैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। ये सारी प्रॉपर स्लीप ना होने की वजह से आपकी बॉडी में एक नहीं 1000 तरीके के मसले आते हैं अगर आप बराबर से सोओगे नहीं तो। एंड अभी आप जवान हो, अभी आपकी बॉडी सब झेलेगी, यंग है अभी। वंस यू टर्न 35, 37, 38, देन यू विल स्टार्ट डेवलपिंग डिजीजेस कॉल्ड एज, जाके नेट पे सर्च कर लेना अगर यकीन ना हो, डिजीजेस कॉल्ड एज लाइफस्टाइल डिजीजेस। क्या बेटा? इन डिजीजेस को लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं, जो इस वजह से होती है, बैक्टीरिया वायरस की वजह से नहीं होती। आप क्या खा रहे हो, कितना सो रहे हो, कितना मूवमेंट कर रहे हो, उसकी वजह से ये बीमारियां लगती है। सबसे कॉमन बीमारी है इसमें हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई रहना। 38 की उम्र में, 35 की उम्र में आजकल लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो रही है, जो 50-60 की उम्र में होती थी। 35, 38, 39, 40 की एज पे लोगों को हाई बीपी, डेली ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं। क्यों? यही जवानी की यही गलती है, बराबर सोए नहीं आप, बराबर खाए नहीं आप, कुछ वजह से। हार्ट के अंदर प्रॉब्लम, हार्ट अटैक कितना कॉमन हो चुका है देखो, ऑल ड्यू टू दिस लाइफ स्टाइल्स। आप जो लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हो, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक आपकी बॉडी लड़ती है। आप कितना भी उसको परेशान करो, वो अपने आप को परेशान करके ले लेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है बेटा? स्ट्रेंथ है, पावर है। 30 के बाद जब आपकी बॉडी एजिंग करना स्टार्ट करती है, सेल्स अपनी स्ट्रेंथ खोना शुरू करते हैं, तब दिक्कत शुरू होती है। समझा रहे? तो आप बोते आज हो, काटते हो 30 और 35 की उम्र के बाद। तो ये मत सोचो अभी आप क्या कर रहे हो ये आपको बाद में नुकसान नहीं करे, बिल्कुल नुकसान। हार्ट अटैक इतना कॉमन हो चुका है इंडिया में, वर्ल्ड का हार्ट अटैक सेंटर कहा जाता है इंडिया को। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक केसेस और सबसे कम एज में हार्ट अटैक के केसेस इंडिया में होते हैं। हार्ट अटैक सेंटर, हार्ट अटैक का एपी सेंटर है इंडिया। लोग बाहर से आ रहे हार्ट अटैक को स्टडी करने के लिए इंडिया में, क्योंकि इधर सबसे ज्यादा और सबसे यंग पेशेंट्स है। क्यों? हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से जो हम लोग यहाँ से फॉलो कर रहे हैं, सबसे बड़ी वजह इसकी यही। सोचो अगर तुम्हारे पास ये नहीं होता, तुम्हारे पास जागने की क्या वजह थी? जाग के पंखा देखते, तारे गिनते, क्या करते? अम्मी के खराटे सुनते? आज सारे गामा पामे ले रहे या गा नी सा, है कि नहीं? क्या करते जाग के बताओ? बुक्स तो पढ़ते नहीं यार, इतने अच्छे तो हो नहीं ना, बिल्कुल नहीं। 2 पेज पे नहीं सो गए तो मेरा नाम बदल देंगे। बुक्स तो पढ़ते नहीं, क्या करते जाके? क्या करते जाके? कुछ नहीं। तो नो ऑप्शन लेफ्ट, व्हाट यू विल डू? स्लीप। खत्म। यही चीज है जिसने आपको जगा के रखा है, यही चीज है जिसने आपको जगा के। नो, फॉलो योर स्लीप साइकिल। आपको जितने बजे सोना है, जितने बजे उठना है, आप डिसाइड कर लो, फिर उसको फॉलो करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ 10 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठे, अच्छी बात है, करते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं करना है आपको जो फॉलो करना है स्लीप साइकिल फॉलो करो, लेकिन फिक्स करके डेली फॉलो करो। मिनिमम कितने घंटे की स्लीप? 6 घंटा। मैक्सिमम कितना? 8, उससे ज्यादा नहीं, 6 से कम नहीं। और टाइम फिक्स करो, मैं डेली इतने बजे सोकर इतने बजे उठूंगा, चाहे कुछ काम हो चाहे ना हो। रात में इतने बजे सो जाना है, सुबह इतने बजे उठ जाना है, वो आप डिसाइड करो। क्या टाइम आपको रखना है आप डिसाइड करो, लेकिन एक 6 घंटे का 8 घंटे का स्लीप साइकिल डिसाइड करो, और उसको डेली आपको प्रॉपर क्या करना है बेटा? फॉलो करना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो स्लीप इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। खैर, इतने सारे काम जो सुबह से शाम तक आप कर रहे हो, रात में सो रहे हो, तभी भी आपकी बॉडी इतने सारे काम कर रही है। आपको क्या लगता है इतने सारे काम बिना एनर्जी के पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट। बिना एनर्जी के इतने सारे काम नहीं हो सकते। तो डू ऑल दिस सॉर्ट ऑफ वर्क, इतने सारे काम करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। आपकी बॉडी कई सारे ऑर्गन सिस्टम से बनी है, बताए ना? आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है सांस लेने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम है दिल वाला धड़कने वाला, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिन बनाने के लिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ब्रेन का अलग सिस्टम है। इतने सारे सिस्टम आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं। इन सब को काम करने के लिए क्या चाहिए? बोल, एनर्जी। अब ये सारे सिस्टम किन से मिलकर के बनते हैं? ऑर्गन से। हर ऑर्गन में क्या होता है? टिश्यू। टिश्यू किससे बनता है? बोल, कितने सेल्स है तुम्हारी बॉडी में? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मिलियन, बिलियन। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ट्रिलियंस की क्वांटिटी में सेल्स होते हैं। ट्रिलियंस, कितना? ट्रिलियंस। एक के आगे 12 जीरो लगाओ, एक बड़ा सा नंबर बनेगा, उसको बोलते हैं ट्रिलियन। यू हैव 2 और 3 ट्रिलियन सेल्स इन योर बॉडी। इतने सारे सेल्स। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोला था, क्या? हर सेल को क्या चाहिए? अब हैरानी हुई, 1-2 सेल नहीं है बॉडी में, कितने सेल्स है?
ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। जो सेल एनर्जी को डिप्राइव करेगा, जिस सेल को आपकी बॉडी एनर्जी देना बंद करेगी, दैट सेल विल गेट कन्वर्ट इनटू सेल डिब्रीज। वो सेल से सेल का जनाजा बन जाएगा। डेब्री मतलब मैयत, डेड बॉडी, सेल डेब्री मरा हुआ सेल। इन शॉर्ट, जिस सेल में आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बनती, वो सेल अल्टीमेटली क्या करने वाला है? मरने वाला है। एंड व्हेन द सेल स्टार्ट डाइंग, जब सेल्स मरना शुरू करते हैं, द टिश्यू स्टार्ट डाइंग। एंड व्हेन द टिश्यू स्टार्ट डाइंग, ऑर्गन स्टॉप्स, और ऑर्गन स्टॉप तो ऑर्गन सिस्टम स्टॉप, और उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा कैसे सर? एक ऑर्गन खराब हुआ ना, बाकी सब तो मरोगे बेटा। सब आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। किसी की दोनों किडनी खराब हो गई, बाकी का सब काम कर रहा है, तो ये नहीं बोल सकता बाकी सब तो है ना, नहीं मरूंगा जब, नहीं मरेगा वो। एक भी ऑर्गन सिस्टम अपना काम करना बंद करता है, इट विल लीड टू डेथ until and unless you are treated for that। आपको अगर फौरन उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं मिलता, एक भी ऑर्गन सिस्टम आपका स्टॉप होता है, एक भी ऑर्गन आपका काम करना बंद करता है, यू विल डाई। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जब इंसान मरता है तो उसके सारे ऑर्गन काम करना बंद करते हैं। रेयर केसेस में ऐसा होता है। ज्यादातर केसेस में जब इंसान मरता है तो उसके एक आध ऑर्गन में दिक्कत होती है, बाकी सारे ऑर्गन ठीक ठाक होते हैं। इसीलिए तो ऑर्गन डोनेशन किया जाता है। कोई अपने लंग्स की वजह से मरा है, उसका हार्ट तो नॉर्मल है ना, उसका ब्रेन नॉर्मल है, उसकी आंखें नॉर्मल है, उसकी किडनी नॉर्मल है। टाइम रहते रहते इनको निकाल के दूसरों को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब कोई मरता है ना, तो किसी एक आध ऑर्गन की वजह से मरता है। और कैसे होता है ये सारा प्रोसेस समझ में आ रहा है? कौन है उसके पीछे छुपा हुआ? कहीं ना कहीं एनर्जी। योर ईच एंड एवरी सेल वांट एनर्जी। अब ये एनर्जी हमको मिलती कहाँ से? हम लोग कोई मिल गया कि जादू तो है नहीं, धूप मिल जाएगी एनर्जी मिल जाएगी, नहीं। पेट्रोल डीजल तो हम लोग पीते नहीं एनर्जी के लिए। व्हाट डू वी हैव फॉर एनर्जी? फूड। एनर्जी के लिए हमारे पास क्या है बेटा? फूड। जो आप हड़स के खाना खाते हो, उसका काम खाली आपका पेट भरना नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड। खाओ, अच्छी बात है, खाना चाहिए, बहुत खाओ, मैं भी बहुत खाता हूँ, खाओ, हाँ अच्छी बात है। बहुत ज्यादा मत खाओ, बस मैंने क्या बोला? बहुत खाओ, बहुत ज्यादा मत खाओ। कम खाना भी बुरी बात है, बहुत ज्यादा खाना भी बुरी बात। अच्छे से मॉडरेट खाना खाओ। 4 टाइम खाना होता है इंसान को, मालूम है? तो सर 2 टाइम खाना था, 4 टाइम आपको खाना है प्रॉपर। सबसे पहला ब्रेकफास्ट। लिटरली ब्रेकफास्ट एक मील होता है जिसको आपने चाय बटर पे समेट के रखा है, बस ब्रेकफास्ट मील। और साइंस ऐसा बोलती है, बायोलॉजी मेडिकल साइंस ऐसा बोलती है कि आपका सबसे हैवी मील आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्ग। आपको सबसे हैवी ब्रेकफास्ट में खाना। ब्रेकफास्ट के बाद लंच, लंच लंच दोपहर का खाना। लंच के बाद सपर, शाम का। सपर में भी आप क्या करते हो? जो ब्रेकफास्ट में करते हो। ब्रेकफास्ट में यू हैव टी, सपर में ऑल्सो यू हैव टी, एंड देन डिनर, रात का खाना। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, एक हेल्दी इंसान को सबसे हैवी मील अपना ब्रेकफास्ट रखना चाहिए और सबसे लाइट मील अपना डिनर रखना चाहिए। हमने उल्टा कर दी। सबसे लाइट ब्रेकफास्ट और सबसे हैवी 4 रोटी, 7-8 बोटी, हर प्लेट चावल। इतना सब हम लोग कब खाते? बोल, डिनर में खाते हैं, सोते वक्त। खा के फौरन सो जाते हैं। बाप रे बाप, जरा टाइम नहीं देते बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए। खाने के बाद जबकि आप इतना हैवी डिनर खा रहे हो, अगर आप इतना, ये हमारी फैमिलीज का भी एक है सिस्टम ही, यही है, डिनर ही हैवी होता है सबके घर में। किसी का ऐसा घर है जो डिनर लाइट करता है? नहीं। मेरा घर, आपका घर, सबका घर ऐसे। सबसे भारी खाना कब बनता है? डिनर के टाइम पे। क्यों? अब्बा भाई सब काम धंधे से आते हैं तो उनको हैवी खाना चाहिए रहता है। बोले दिन में तो कुछ खाने मिलता नहीं, रात में खाने में। तो हैवी खाना कब बनता है? रात में। तो ठीक है, खाओ, लेकिन हैव सम टाइम डिफरेंस बिटवीन हैविंग योर डिनर एंड योर स्लीप। कम से कम 2-3 घंटा आपको अपनी बॉडी को देना है, सो दैट दैट फूड गेट डाइजेस्ट एंड देन यू स्लीप। अब बोलोगे सर हम लोग के घर पे खाने 1 बजे होता है, फिर तो मेरे को 4 बजे सोना पड़ेगा। फिर आप बोले सुबह जल्दी उठने, जल्दी खाओ खाना, 10 बजे 11 बजे तक खाना खाओ, 12-1 बजे तक सो, चलेगा, कोई मसला नहीं। समझा रहे? लेकिन आपको डिनर और स्लीप के बीच में क्या रखना है? बोल, टाइम रखना। खा के फौरन नहीं सोना, ताकि आपकी बॉडी से क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सके।
तो इतना सारा जो फूड आपको खाना है 4 पीरियड पर खाना है, दिन को 4 हिस्सों में बांट दो, आप अपने दिन को 4 हिस्सों में बांट दो, तो आपको हर हिस्से में एक बार तो खाना खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, सपर एंड डिनर। क्यों चाहिए आपको इतना खाना? क्योंकि आपको इतनी क्या चाहिए बेटा? एनर्जी। नहीं खाते हो इसीलिए थोड़े थोड़े टाइम पे वीकनेस लगता है कि नहीं? जरा सा अम्मी बर्तन मांगने बोल दिए, पूरा पैकेट बर्तन जब खत्म होता है, वो वॉश बेसिन खाली होता है, तो उसके बाद एक कोने में जाते हैं ऐसा, हाँ अम्मी कुछ भी करा लिया करो बर्तन में, एकदम ऐसा मरे जैसी हालत, ऐसा आधा मुर्दा आधा जिंदा। वही बॉयज का आलम है। 15 किलो का सामान अम्मी बोलते हैं यहाँ से ऊपर माले पे लेके जा, और आने के बाद सांस उल्टी चलने लगती है, डायफ्राम ऐसे फड़कने लगता है, कैसे सांस लेंगे? कितना वीकनेस है। थोड़ा सा धूप में चल लिए डबल दिखने लगता है सब कुछ, है कि नहीं? हाँ गर्ल्स रिलेट टू इट। थोड़ा सा ज्यादा गर्मी पड़ गई धूप में, कॉलेज से घर तक आके हमें सब दो दो दिख रहा है मेरे को, आंखों के आगे काला काला पड़ रहा है मेरे। सोचो ना, आप भी सोचो इतना वीकनेस क्यों है? व्हाई डू यू हैव सो मच ऑफ वीकनेस? बिकॉज आप बराबर एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो यार अपनी बॉडी को, जितनी उसको चाहिए उतनी नहीं दे रहे हो। यू हैव टू गिव इट प्रॉपर एनर्जी। सर नहीं खाया जाता में से मत खाओ, कौन बोल रहा है एक साथ इतना खाने के लिए? थोड़ा थोड़ा करके खाओ, लेकिन प्रॉपर खाओ। सबका हाजमा और खाना एक जैसा नहीं होता है। अभी मैं एक टाइम पे 4 रोटी आराम से खा सकता हूँ, उसके बाद चावल भी सब नहीं खा पाएंगे ना ऐसा। किसी किसी का एक रोटी पे पेट पूरा फुल हो जाता है, फिर चावल इतना सा खाए फुल, चलेगा उतना ही खाओ, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही खाओ, लेकिन टाइम टाइम पे खाओ। आप साला तुम 1 बजे खाना खा रहे हो, 1 रोटी चावल, और फिर उसके बाद सीधा रात में 12 बजे खाना, तो अपने आप को क्या समझ, सुपर ह्यूमन हो तुम? इतना लंबा टाइम पीरियड तुम्हारी बॉडी तुमको एनर्जी बना के देगी? पागल पागल हो, नहीं मिलेगी। आपको टाइम पीरियड पे खाना है। अगर आप कम खाते हो तो हैव योर फूड इन एवरी 3 to 4 आवर्स, हर 3 से 4 घंटे पे खाओ। सर कॉलेज में क्या तुम आके खाना बना के दे रहे क्या? बैग में जहाँ इतना सामान रख के लेके जाते हो लड़की लोग, वो रहती है कंघी, हाँ लिप ग्लॉस, वहाँ थोड़ा एक आध फल फ्रूट रख लेने का, एप्पल रख लेने का एक आध, इतने सारे फ्रूट्स है, सस्ते सस्ते मिलते हैं अपने यहाँ गोंडी में, फल फ्रूट रख लेने का। 3 घंटा 4 घंटा एक एप्पल खा लो, 3 घंटा 4 घंटा हैव समथिंग टू ईट, कुछ तो खाओ, खाओ कुछ तो भी। मैं नहीं बोल रहा दाल चावल गोश्त खाने, कुछ तो भी खाओ टाइम टाइम पे, क्योंकि आपकी बॉडी को उतनी सारी क्या चाहिए बेटा? एनर्जी। किससे मिलती है एनर्जी? बोल, फूड में। अब आपने सुना होगा फूड के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या बेटा बोल? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स है जो फूड के अंदर छुपे हुए होते हैं, जो हमको फायदा पहुंचा रहे होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितनी कैटेगरी में बांटा गया? बोल 3। सर क्या ये 3 कैटेगरी? पहली कैटेगरी है वो न्यूट्रिएंट जो एनर्जी देते हैं, जो मेन पर्पस, वो न्यूट्रिएंट जो क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। इसका मतलब खाना सिर्फ एनर्जी नहीं देता, और भी कुछ करता है कि नहीं? तो 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी। दूसरा वो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनका काम एनर्जी देना नहीं, आपको क्या करना है? डेवलप करना है। मसल्स बराबर ग्रो हो, बोन्स बराबर ग्रो करे, बाल बराबर ग्रो करे, स्किन बराबर सही रहे, नेल्स बराबर ग्रो करे, बॉडी के सेल्स बराबर ग्रो करे, हार्मोन्स का डेवलपमेंट बराबर हो, आपके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक दूसरी ये कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आपकी बॉडी काम बराबर करते रहे, अंदर का सिस्टम ठीक ठाक रहे, हिल ना जाए, मेंटेन रहे, सब कुछ बैलेंस में रहे। तीसरी कैटेगरी। तो 3 कैटेगरी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने वाले, डेवलपमेंट में हेल्प करने वाले, बॉडी को मेंटेन रखने वाले। ठीक है ना? एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कौन है सर? इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नहीं रे, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब किसमें आता है? बोल, कार्बोहाइड्रेट में। आप कुछ भी मीठी चीज खा रहे हो उसमें आपको ग्लूकोज मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा। शक्कर खाते हो घर पे, इट हैज गॉट सुक्रोज। क्या है उसके अंदर? सुक्रोज है। क्या बोल उसमें? सुक्रोज है। दूध पीते हो, लैक्टोज है उसके अंदर। क्या उसके अंदर? बोल, लैक्टोज है। तो कार्बोहाइड्रेट में सारी शुगर वाली चीजें आती है, जिसके आखिर में, नाम के आखिर में ओज लगता है। रोटी खा रहे हो उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, चावल खा रहे हो उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट बोलता है। जो लोग जिम वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, वहां पे जो ट्रेनर्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को शॉर्ट में कार्ब्स बोलते थे। कार्ब्स बोलते हैं आपकी बॉडी को कार्ब्स ज्यादा करना है, आपकी बॉडी को कार्ब्स कम करना है।
जो फिटनेस ट्रेनर होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, वो आपको बताते हैं कार्ब्स ज्यादा करो, ज्यादा जरूरत है, कार्ब्स कम करो, कम जरूरत है। तो कार्ब्स असल में किसको बोल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को। और दूसरी चीज जो आपको एनर्जी बना के देती है वो कौन सी है? फैट्स। फैट्स आपको भी पता है, चर्बी, फैट खत्म। सर फैट तो गंदी बात है, नहीं नहीं जरूरी है रे ओ पागल लोग, हट। इसलिए तो ऐसा लुक्के लुक्के हो आजकल तुम लोग, फैट से दूर भागते हैं। नहीं, फैट इज अ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, फैट बुरा नहीं है। ओवर फैट और गलत फैट, ये दो चीजें नुकसान दे। आप गलत तरीके का फैट खाओगे ना, उसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है सारी। अच्छे जो फैट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, जो बुरे फैट होते हैं उनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो ये क्या करते हैं मालूम? ये चुपचाप ब्लड वेसल्स में बहते रहते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट हुए नहीं। कहाँ बहते रहते बोल? ब्लड वेसल्स में बहते रहते हैं। और फिर जो दिल के आसपास की इंपॉर्टेंट खून की नसें ना, समझिए तुम्हारा दिल, साइंस स्टूडेंट हुआ ऐसा मत बनाना, ये आर्ट्स वालों का दिल है ना, ये साइंस वालों का दिल है। ये तुम्हारा दिल है, इसके आसपास बहुत सारी इंपॉर्टेंट नसें हैं। तो जब ये खून इन नसों से जाता है ना, तो क्या करता है मालूम? इन ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर धीरे धीरे ये फैट ऐसा डिपॉजिट होने लगता है, धीरे धीरे ऐसा ये फैट डिपॉजिट होने लगता है। और फिर एक ब्लड वेसल्स में जगह की क्या होने लगेगी? कमी। जगह रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है, हाई बीपी, which will ultimately persistently lead to heart attack. तो बैड फैट इज डेंजरस। फैट नुकसानदेह नहीं है, गलत फैट और ओवर फैट नुकसानदेह। आपके घर में ताजा तेल रखा हुआ है, आप उसमें थोड़ा बहुत कुछ फ्राई करके खाते हो तो कुछ नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ जाहिर सी बात है, बराबर फ्राई करना है। हमारे जैसे घर में पूड़ी और पराठे फ्राई होते हैं कि उसको अगर ऐसे कर लो तो आप बाल में लगा सकते होते हैं, इतना तेल निकलेगा उसमें, बराबर गाड़ के आप कलेक्ट कर सकते हो। इतना तेल नहीं होना चाहिए, थोड़ा तेल। ये तेल आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो तेल जो शाम के 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक बराबर गैस पे चढ़ा हुआ है, हीट हो रहा है और हीट हो रहा है और हीट हो रहा है और हीट हो रहा है, उसके अंदर की बॉन्डिंग टूटते जा रही है, ओवर हीटेड फैट, दिस इज वेरी डेंजरस। जब एकदम चटकारे लेके वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया, हाँ कबाब पाव खा रहे होते, कबाब पाव में तो भी लोग थोड़ा थोड़ा तेल लेते हैं, कबाब फ्राई करते हैं फिर तेल ऐड करते जाते हैं। लेकिन ये भजिया समोसा वड़ा पाव एक बड़ी सी कढ़ाई होती है, वही तेल है, पूरा टाइम वही तेल चलता है और वही हीटअप होते रहते हैं। दैट इज वेरी डेंजरस। अपने घर वाले भी ये कंजूसी करते थे, ज्यादा सा तेल निकालेंगे, रमजान में तुमने देखे रहेंगे, भजिया तलेंगे मजबूत, उसके बाद जो तेल बचेगा रिटर्न बर्तन में। थोड़ा तेल लो ना, थोड़ा फ्राई करो, खत्म करो उसको, स्टोर करके हीट करके, स्टोर करके हीट करके, स्टोर करके। ओवर हीटिंग से फैट खराब होता है। तो डेंजरस फैट नुकसानदेह है और एक्सेस फैट नुकसानदेह है। फैट नुकसानदेह नहीं है, जीरो फैट, अरे बाप रे बाप, बॉडी की वाट लग जाएगी तुम्हारे। यू नीड फैट। आपको जानकर हैरानी होगी, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से 9 गुना ज्यादा फैट के मॉलिक्यूल आपको एनर्जी बना कर देते हैं। सोचो, आपकी बॉडी में जहां जहां इंसुलेशन का काम है, जिन जिन ऑर्गन्स को शॉक से प्रोटेक्ट करना है, खुदा ने उन ऑर्गन्स के सराउंडिंग में फैट का कवर चढ़ा दिया है। एडिपोज टिश्यू पड़े ना, इधर फेस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको शॉक ना पहुंचे, इसीलिए यहां पर एडिपोज टिश्यू है। यहाँ पेट के अंदर इतने सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इधर एडिपोज टिश्यू स्टोर होते हैं, इधर हार्ट है, इधर एडिपोज टिश्यू स्टोर होते हैं। बॉडी में जिधर जिधर आपका फैट स्टोर होता है ना, वो आपको शॉक से, इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, इंसुलेशन का काम करता है। अब उधर जीरो फैट रखो, हड्डियां दिख के आ रही तुम्हारी, जीरो। पेरिटोनियम के बाद सीधा ऑर्गन, सॉरी डर्मिस के बाद सीधा पेरिटोनियम, नो एडिपोज टिश्यू का लेयर, फैट का लेयर है नहीं, हड्डियां दिख के आ रही तुम्हारी। स्टार्विंग की कैटेगरी में आ गए तुम, माल न्यूट्रिशन, कुपोषित। मैं फिर बोल रहा हूं, यू नीड फैट, इट इज बेनिफिशियल। हाँ, बैड फैट नुकसानदेह होता है और बैड फैट नुकसानदेह होता है और गलत फैट नुकसानदेह, समझा? खैर आगे देखेंगे। एक ऐसा तेल है जिसकी तो कुरान में भी अच्छाई बयान की गई, जैतून का तेल, ओलिव ऑयल। वह 3 जैतूनी पढ़े ये आयत, उसमें अल्लाह ताला ने जैतून की कसम खाई। कसम इंसान किस चीज की खाता है? जो इंपॉर्टेंट हो, अहमियत रखती हो। जैतून का तेल बहुत फायदेमंद होता है। ओलिव ऑयल, ओलिव ऑयल में खा तेरे को कितनी पकौड़ी खाने का है, पूरी खाने का, नुकसान नहीं करेगा। इट हैज गॉट गुड फैट, बैड फैट नहीं होता उसके अंदर। सबसे बैड फैट किसमें होता है? मिनरल ऑयल में। ये जो मीठा तेल ले लेके खाते हो तुम लोग, मीठा वाला तेल खाते ना हम लोग, मिनरल ऑयल, बहुत गंदा होता है वो। उससे अच्छा, लाख गुना अच्छा उससे सरसों का तेल है, कड़वा तेल, जो जिसकी बू नहीं तुमको अच्छी लगती है।
अरे इसका इसमें मत बनाया करो, अपन मिनरल ऑयल वाले हैं। मिनरल ऑयल इज वेरी डेंजरस, यू शुड हैव दिस। सरसों का तेल बहुत जबरदस्त होता है, सरसों का तेल हो गया, या फिर ओलिव ऑयल, अगर पैसा है तो ओलिव ऑयल, पैसा नहीं है तो सरसों का तेल। मिनरल ऑयल में खाना नहीं खाने का, नुकसानदेह होता है। समझ में आ रहा है क्या लोग? फैट के बाद और कार्बोहाइड्रेट के बाद सेकंड, अच्छा ये दोनों क्या करते हैं बेटा? एनर्जी देते हैं। क्या करते हैं बोल? ये एनर्जी देते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है डेवलपमेंट के लिए, बॉडी का डेवलपमेंट। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन। यू नीड प्रोटीन फॉर योर डेवलपमेंट। प्रोटीन्स को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या कहते हैं बोल? जैसे इस घर को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ी है, बॉडी को बनाने के लिए क्या लगते हैं? प्रोटीन्स लगते हैं। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी, यू नीड प्रोटीन्स। इसकी हमारे डाइट में सबसे ज्यादा कमी है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट दबा के खा रहे, चाय में 4-4 चम्मच शक्कर, देख सुबह में भी शाम में भी, है कि नहीं? रोटी चावल उसमें तो है ही कार्बोहाइड्रेट। हम लोग कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा खा रहे। इंडियन डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ओवर है, फैट ओवर है, प्रोटीन डेफिशिएंट है, प्रोटीन की कमी है। हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन बहुत डेफिशिएंट होता है, बहुत कम होता है। तो आपको अपने खाने में प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाना है। सर कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे बेस्ट अंडा, डेली अंडा खाओ, चिकन वेरी गुड, मीट, सी फूड्स, मछली वगैरह, बहुत प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सी फूड में पाया जाता है। सोयाबीन, सोयाबीन ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दाल, जितनी भी दाल है, लेंटिकल्स, जितनी भी दाल है जो आपको अच्छी नहीं लगती, दालों में भी अच्छा प्रोटीन होता है। तो इन सारी चीजों को अपने डाइट में बढ़ाओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? ठीक है ना? खैर, प्रोटीन क्या काम करता है बेटा बोल? प्रोटीन क्या काम करता है? डेवलपमेंट का। ये आपके बाल है, केराटिन नाम के प्रोटीन से बने। केराटिन ट्रीटमेंट सुने हो? असल में अपने बाल जिस प्रोटीन से बने उसका नाम केराटिन है। तो उस प्रोटीन की कमी रहेगी तो बाल बराबर नहीं आएंगे, झड़ेंगे, कमजोर होंगे, क्वांटिटी कम होगी, बढ़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा अच्छे से? तो यू नीड प्रोटीन फॉर दैट। अभी तक सब लड़की लोग प्रोटीन खाएंगे, बाल बड़े हो जाएंगे। अच्छी बात है, खाओ। आपको बालों के लिए प्रोटीन चाहिए। बॉडी में जिधर जिधर डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे आपको क्या चाहिए बोल? प्रोटीन। आपकी बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स है जो प्रोटीन से बनते हैं, तो प्रोटीन की कमी होगी तो वो हार्मोन बराबर नहीं बन पाएंगे। समझा अच्छे से? और लास्ट क्या बेटा? लास्ट क्या है बोल? जो बॉडी को मेंटेन रखते हैं, काम बराबर करा के रखते हैं, इनको बोलते हैं मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। मिनरल्स एंड वाइटामिन्स या विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में आप सबने सुना होगा, बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, B12, D3। जिस बच्चे को विटामिन डी या विटामिन D3 की कमी है उसकी हड्डियां कमजोर रहेगी, हड्डियां बराबर नहीं बनेगी उनके। जिन बंदे में विटामिन B12 की कमी है उसके अंदर RBC बराबर नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी। समझा रहे? तो यू नीड विटामिन। मिनरल्स, मिनरल्स मतलब आयंस, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, आयरन, ये सब चाहिए। सेब खाओ, आयरन मिलेगा, लोहा मिलेगा। क्या? Fe आयरन मिलेगा, Fe आयरन। समझ में आ रहा है? नमक खाते, नमक, उससे आपको सोडियम आयन मिलता है, क्लोराइड आयन मिलता है। पानी पीते हो, पानी, पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये प्योर पानी नहीं होता, बताया था मैंने आपको। दिस इज नॉट डिस्टिल्ड वाटर जो आप पीते हो, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसमें पोटाशियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें कैल्शियम है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसमें। सो ऑल दिस मिनरल्स यू नीड। अभी आप बायोलॉजी धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप सीखोगे। जैसे हार्ट पंप करता है, हार्ट पंप करता है, हार्ट की पंपिंग बराबर होते रहे इसके लिए इसके पास सोडियम और पोटाशियम आयन बराबर होने चाहिए। तो जिसकी बॉडी में सोडियम पोटाशियम आयन की कमी है, हार्ट की पंपिंग पे फर्क पड़ेगा। कैल्शियम की कमी है, बोन डेवलपमेंट, बोन डेंसिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन, RBC कम होने लग जाएंगे। तो सारे मिनरल, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आपको क्या रखने बेटा? बॉडी में बराबर रखने। तो ये 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में होते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कार्बोहाइड्रेट और फैट, डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बराबर डेवलप कराने के लिए मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब इसमें से भी हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करने वालों के बारे में पढ़ने हैं, और इसमें भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, सब बायोमोलिक्यूल में आता है। 11th में था। आपको सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट पता होना चाहिए। कौन सा है? ग्लूकोज। वेरी गुड। सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा बेटा बोल? ग्लूकोज है। सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है बोल? ग्लूकोज है। इवन जब फैट को भी हम लोग, हमारी बॉडी तोड़ती है ना फैट को, तो 2 चीजें बनाती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्या बनाती है बोल? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल से भी बाद में क्या निकलता है? ग्लूकोज निकलता है। यानी इन शॉर्ट, अगर आपको बॉडी में एनर्जी चाहिए, यू नीड ग्लूकोज। अगर आपको बॉडी में एनर्जी चाहिए, आपको क्या चाहिए? ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला है इसका बोल? C6H12O6। and you all should thanks plant for this glucose। ये बात सब जानते हैं कि प्लांट्स की वजह से हमको ऑक्सीजन मिलता है।
ये बात भी सबको पता होना चाहिए कि प्लांट्स की वजह से हमको क्या मिल रहा है, बोल, ग्लूकोज मिल रहा है। क्योंकि ग्लूकोज जिस प्रोसेस के जरिए बनता है, क्या नाम है उसका, फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है उसका, फोटोसिंथेसिस। ये एक प्यारा सा पौधा, ये इसका प्यारा सा पत्ता, ये इसकी प्यारी सी जड़ें, और ये आसपास की हवा, और इधर अपने सूरज चाचू चमचमाते हुए ऐसा। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं मालूम बेटा, जमीन के नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये आ गया H2O। ये कौन आ गया, H2O। हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, हवा में से क्या लेते हैं बोल, जो हम लेते हैं उनको, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर सूरज चाचू से सनलाइट लेते हैं, सूरज चाचू से क्या लेते हैं बोल, क्योंकि सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सनलाइट मतलब एनर्जी। इस एनर्जी की मदद से एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तोड़ मरोड़ के जोड़ करके एक नया केमिकल बनाते हैं जिसका नाम है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाने के लिए आपको क्या क्या लगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। सनलाइट मीन्स एनर्जी, तो एनर्जी की वजह से बना ना ये ग्लूकोज। तो अगर इस ग्लूकोज को वापस से तोड़ के अलग करूंगा तो फिर से क्या निकलेगी बाहर, एनर्जी। एनर्जी लेकर ग्लूकोज बना, तो जब ग्लूकोज को तोड़ूंगा तो क्या निकलेगी, एनर्जी। यानी इस ग्लूकोज के अंदर एक एनर्जी छुपी हुई है। ऐसी एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल, किसी केमिकल के अंदर छुपी हुई एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, केमिकल एनर्जी। तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है उसमें क्या छुपा हुआ होता है बेटा बोल, केमिकल एनर्जी। अब आपने खाना खा लिया, खाना डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज को आपकी बॉडी के एक एक सेल के पास पहुंचा दिया गया। किसको पहुंचा दिया गया बोल, ग्लूकोज को। इसमें क्या छुपी हुई है बेटा, केमिकल एनर्जी। क्या छुपी हुई है बोल, केमिकल एनर्जी। लेकिन इस केमिकल एनर्जी को आपके सेल्स यूज नहीं कर सकते। इस केमिकल एनर्जी को आपके सेल्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये किसमें छुपी हुई है, ग्लूकोज के अंदर। आपके सेल जो एनर्जी यूज करेंगे वो फ्री एनर्जी होनी चाहिए। कैसी एनर्जी होना चाहिए बोल, फ्री। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इसको। क्या करते हैं बोल, इसको बाकायदा इसका ब्रेक डाउन किया जाता है और इसके अंदर मौजूद केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग, अलग करते हैं। इसके अंदर मौजूद केमिकल एनर्जी को अलग करते हैं। अब जैसी ये एनर्जी निकली ना, ये बाहर भागने लगती है, बॉडी से बाहर भागने लगती है। तो इसको पकड़ के रखने के लिए एक नया मॉलिक्यूल बनता है, उसका नाम है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपको अभी बता दूं मैं, इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। जब एक ग्लूकोज टूटता है ना तो उसमें से जितनी एनर्जी निकलती है ना, पूरी की पूरी एनर्जी हमारी बॉडी नहीं पकड़ पाती, खाली 40% एनर्जी पकड़ती है। कितना परसेंट, 40%। बाकी की 60% क्या हो जाती है, लॉस। अपनी बॉडी को छूते हो, थोड़ी बहुत हीटेड फील होती है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर फील होता है, ये उसी एनर्जी लॉस की वजह से आपकी बॉडी हीटेड रहती है। सिर्फ कितना परसेंट हमारी बॉडी पकड़ पाती है, 40%। अल्लाह सर कितना कम है, आधा भी नहीं है। बहुत है इतना अपने लिए, उतना पकड़ ले बहुत है, 40% भी बहुत है अपने लिए। क्योंकि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमारी बॉडी 38 ATP के मॉलिक्यूल बनाती है, 38 ATP। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमारा एक सेल, एक ग्लूकोज से कितना ATP बनाता है, 38। अब देख ले बॉडी में कितने सेल्स हैं, अब कितनी ATP बन रही होगी, तो चलेगा, 40% भी बहुत है, मोर देन इनफ। तो देख हमने क्या किया, ग्लूकोज के अंदर छुपी हुई केमिकल एनर्जी को, ग्लूकोज को तोड़कर यूजेबल एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, जिस एनर्जी को हमारी बॉडी क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बोल, रेस्पिरेशन। ये ग्लूकोज जो कि आपको कहां से मिला है, कहां से मिला है, फूड से। फूड से मतलब डाइजेशन से। तो डाइजेशन के बाद जो मटेरियल तैयार होता है इसको डाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टेड फूड। ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जो कि ग्लूकोज है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों बोल रहा हूं मैं इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसके पास कार्बन है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ करके इसमें से एनर्जी को फ्री करना, यूजेबल एनर्जी को फ्री करना, यह प्रोसेस क्या कहलाता है बोल, रेस्पिरेशन। तो जैसे ही आपने फूड से, डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी बना ली, क्या खत्म हो गया, रेस्पिरेशन खत्म हो गया। अब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ये काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, दे डोंट नीड ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के वो ग्लूकोज से क्या बना लेते हैं, एनर्जी बना लेते हैं। ऐसी रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बोल, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये छोटे मोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, बैक्टीरिया वगैरह में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। हमारी बॉडी में भी होता है लेकिन सिर्फ स्पेशल कंडीशन में, मसल्स के अंदर, बस बहुत कम क्वांटिटी में। हम लोग इसके बारे में ये चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना।
हम लोग जिस रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे ये वो रेस्पिरेशन है जिस रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बोल? ऑक्सीजन की। ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? एरोबिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तुमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज बना, ब्लड में गया, ब्लड लेकर के उसको किसके पास गया? सेल के पास। अब सेल उस ग्लूकोज को लेके अचार डालेगा क्या? उससे एनर्जी बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तब हमारे लंग्स बोलते हैं, मैं जुगाड़ करता हूँ, डोंट वरी। लंग सांस अंदर खींचते हैं, क्या गया अंदर? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन लंग्स से किसके पास गए? बोलना। लंग्स से किसके पास गया? ब्लड के पास। ब्लड से हार्ट में, हार्ट इसको फेंकता है बॉडी के सेल्स के पास। और जब ये ऑक्सीजन सेल्स के पास पहुंचता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते बोल? एनर्जी बनाते। अब ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, सब लोग ध्यान से देखना। ये रहा मेरा ग्लूकोज C6H12O6। व्हाट इज दिस? ग्लूकोज। क्या है बोलिए? ग्लूकोज है। एक ग्लूकोज को हम लोग 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देते हैं। कितने? 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो जो लंग्स के जरिए ऑक्सीजन गया है सेल के पास, ये वो ऑक्सीजन है। और इस ऑक्सीजन की वजह से ये ग्लूकोज टूटता है और 3 चीजों में बदलता है। सबसे पहली चीज है 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं, इसको बॉडी के बाहर फेंकना है, ठीक है ना। दूसरी चीज है 6H2O, वाटर। ये बॉडी में काम का है, जितना काम का उतना रखेंगे, बाकी का बाहर फेंक देंगे। समझ आ रहा अच्छे से? और इसके साथ साथ बनती है 38 ATP। व्हाट इज दिस 38 ATP? यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो आपके और मेरे, एक नहीं, दो नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर, आज नहीं, कल नहीं, हमेशा हो रहा है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर हमेशा हो रहा है। ये वो रिएक्शन है जिसके जरिए हमारी बॉडी क्या बना रही बोल? एनर्जी। इस पूरे चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि यहां तक हम लोग पहुंचते कैसे, कहाँ चल रहे हैं सब? सेल के अंदर। लेकिन डायरेक्ट तो सेल के अंदर नहीं गया ना, हमने ऑक्सीजन लिया, लंग्स में गया, लंग्स से ये ऑक्सीजन ब्लड में गया, ब्लड से ये ऑक्सीजन हार्ट में गया, हार्ट से ये ऑक्सीजन सेल्स के पास गया, और तब जाके ये रिएक्शन। तो किस तरीके से हमारे लंग्स हवा को अंदर खींचते हैं? अंदर क्या कोई पंप लगा है तो खींचो हवा। किस तरीके से लंग्स से ये ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है, कैसे ब्लड के जरिए ऑक्सीजन बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, कैसे ब्लड इस ऑक्सीजन को सेल के पास पहुंचा रहा है, ये सब हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, रेस्पिरेशन हो गया, एनर्जी बन गई, वेरी गुड, बनानी थी। एक चीज चलती में चढ़ गई, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। फालतू में बनी, नहीं काम था, तो इसको क्या करना पड़ेगा? बाहर फेंकना पड़ेगा। तो जिस रास्ते से ऑक्सीजन सेल के अंदर आता है उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। मैं लंग्स में ऑक्सीजन हूँ, लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर मैं ऑक्सीजन हूँ। मैं लंग्स से किसके पास गया? ब्लड के पास। ब्लड से किसके पास गया? हार्ट के पास। हार्ट से किसके पास गया? बॉडी के सेल्स के पास। मैंने सेल्स को दे दिया ऑक्सीजन। सेल भाई ये लो ऑक्सीजन। सेल बोलेगा मेरे पास भी तेरे लिए कुछ। ये जो पहले का बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ये सेल किसको दे देगा? ब्लड को। तो ब्लड सेल को ऑक्सीजन देता है और सेल से खुद क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के रिटर्न किधर आएगा? हार्ट के पास। हार्ट से किधर जाएगा? लंग्स के पास, और लंग्स इसको किधर फेंकेगा? बाहर। तो हम लोग सांस लेते ना, हमने अंदर क्या लिए? ऑक्सीजन। इधर भर गया ये लंग्स में। अब इधर लंग्स है, इधर ब्लड है। लंग्स ब्लड को बोलता है मैंने तेरे लिए ऑक्सीजन का जुगाड़ किया। ब्लड लंग्स को क्या बोलता है? मैं भी तेरे लिए सेल से क्या लेकर आ रहा हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन इधर आ गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर चले गया। इसको क्या बोलते हैं? समझा? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं इसको बोल? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? भाई तेरी पेन मेरे को बहुत हार्ड लग रही, एक्सचेंज करेगी क्या? मतलब तेरी पेन मुझे दे दे, मेरी पेन तू ले ले। तो फिर से देख, हमने सांस लिए, अंदर लंग्स में कौन भर गया? ऑक्सीजन। तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन खड़ा है, वहां लंग्स के आजू बाजू में जो ब्लड है उधर कौन है? बोल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स में ब्लड को बोला मुझसे ऑक्सीजन ले ले, और ब्लड ने लंग्स को बोला मुझसे कार्बन डाइऑक्साइड ले ले। तो लंग्स से ब्लड में कौन गया? ऑक्सीजन। ब्लड से लंग्स में कौन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। दो गैसेस का लेन देन हो रहा है, एक इधर जा रही है, किधर आ रही है? क्या बोलेंगे इसको? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोलेंगे इसको? बोल, एक्सचेंज ऑफ। और जैसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं ना, वही टाइम पर हम लोग सांस छोड़ दे। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ गया था वो बाहर चलेगा। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? तो रेस्पिरेशन बोलते किसको समझा? अब आसान भाषा में बोलेंगे तो रेस्पिरेशन किसको बोलते थे? आसान भाषा में, सर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन दो, उसको तोड़ो, एनर्जी बनाओ।
पर डेफिनेशन आपको थोड़ी टेक्निकल दिया हुआ है. व्हाट इज दिस ग्लूकोज? ऑर्गेनिक कंपाउंड. ग्लूकोज कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक. उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? ऑक्सीजन. याद करो केमिस्ट्री का रिएक्शन, हर वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. जिसके वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो रहा है? ब्रेक. अब ये ब्रेक एक स्टेप में नहीं होता, बहुत सारे स्टेप में होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको ऑक्सीजन दिया, मतलब ऑक्सीडेशन किया, और फिर उसको एक ऑर्डर में एक स्टेप फॉलो करके क्या किया? ब्रेक किया. अब ब्रेक करने के बाद रिजल्ट के तौर पर मेरे को क्या मिला है? एनर्जी. ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रेस्पिरेशन. अब देख डेफिनेशन सीधा भेजे में घुसेगी. देख जरा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या दिया हुआ है. पेज नंबर 153. रेस्पिरेशन एंडिंग मीनिंग. देख, इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन या प्रोसेस. बायोकेमिकल प्रोसेस इसको बोलते हैं, वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो. बायो मतलब लाइफ और केमिकल मतलब केमिकल. बायोकेमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है. इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. अच्छा, बायोकेमिकल प्रोसेस का एक और नाम है, बताओ क्या? वेरी गुड, बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस, हमारी बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस. ठीक है ना. इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कौन? ग्लूकोज. ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना. और ये एक साथ हो जाएगा क्या? एक स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप होगा. तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है. इन एन ऑर्डरली मैनर. अब क्यों कर रहे हैं ये सब? फॉर द लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ताकि उस ग्लूकोज के अंदर जो केमिकल एनर्जी फंसी हुई थी उसको लिबरेट कर सके, बाहर निकाल सके. किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. डेफिनेशन गई सीधा भेजे में. थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन आसान है. ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किया है, ऑर्डरली मैनर में किया है, ताकि इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी छुपी हुई है वो लिबरेट हो सके, अलग हो सके, यूजेबल फॉर्म में. कौन से फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म. ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? रेस्पिरेशन. तो फिर से डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है. इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एन ऑर्डरली मैनर, यानी स्टेप बाय स्टेप मैनर में, फॉर द लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अंडरलाइन कर लिया डेफिनेशन. उसके बाद आपको एक केमिकल रिएक्शन मिल जाएगी. देखो रिएक्शन मिल गई. C6H12O6 प्लस 6O2 गिविंग 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP. एक एक मार्क्स के दो क्वेश्चन है इधर, एक एक मार्क्स के दो क्वेश्चन है इधर. पहला क्वेश्चन डिफाइन रेस्पिरेशन. दूसरा क्वेश्चन राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन फॉर रेस्पिरेशन. दोनों समझ में अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हुई कि जो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कौन सी? उनको क्या चाहिए रहता है? अब ये ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बन तो रहा है नहीं, तो कहाँ से लेंगे? सराउंडिंग से. कहाँ से लेंगे? सराउंडिंग से. प्लांट्स को भी चाहिए ऑक्सीजन. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के लिए नहीं लेते, तुम लोग समझे नहीं ना ये बात. प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं किसके लिए लेते थे? फोटोसिंथेसिस के लिए. प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए? ऐसा समझो प्लांट को हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं वो उनका खाना बना रहा है. ठीक है ना. रेस्पिरेशन के लिए उनको भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन. ये समझा? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड से रेस्पिरेशन नहीं करते. गलत बायोलॉजी मत पढ़ो रे. रेस्पिरेशन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करे, अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करे तो उसको क्या लगेगा? ऑक्सीजन. प्लांट्स डू रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, और हमारे जितनी क्वांटिटी में नहीं लगता है. हम लोग सुबह से शाम तक इतना करते थे, 3 घंटे से पता बोल रहा पढ़ा रहा हूँ. तुम बेचारे घर से इतना दूर चल के आए, अभी घर पे जाओगे, रिटर्न बर्तन मांजोगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, मोबाइल चलाना काम होता है, मार चप्पल फेंक के. प्लांट्स क्या करते दिन भर? प्लांट्स क्या करते दिन भर? खत्म. ऐसे खड़े चुपचाप बस, जो छोटे मोटे काम हो रहे उनके अंदर हो रहे. तो उनका इतना ज्यादा काम नहीं होता जितना हम लोग कर रहे हैं, तो उनको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है जितनी हमको चाहिए, पर थोड़ी बहुत लगती है. जिसके लिए वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके लिए उनको भी किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन. तो बेटा चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फंगस हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसको क्या लगेगा? ऑक्सीजन. मैं फिर से बोलो, प्लांट रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है, फोटोसिंथेसिस के लिए लेता है. वो जो आपको बचपन से लेन देन पढ़ाया गया, हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो हमको ऑक्सीजन देते हैं. उसके पीछे का फंडा समझो. वो हमको ऑक्सीजन क्यों दे रहे हैं? वो हमको ऑक्सीजन क्यों दे रहे हैं? बोल, क्यों दे रहे हैं? रेस्पिरेशन के लिए. हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड क्यों दे रहे हैं? रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. रेस्पिरेशन के लिए दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन. सब कहाँ से मिलता होगा? जहां से तुमको मिल रहा है, सराउंडिंग से, एयर से.
जहां से एयर से तुमको ऑक्सीजन मिल रहा है उसी एयर से उनको भी ऑक्सीजन मिल रहा है। समझ में आ रहा है अच्छे से बेटा? इज इट वेरी मच क्लियर? तो एकदम सिंपल सा फंडा है, जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उन ऑर्गेनिज्म को क्या लगेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? गैस का एक्सचेंज। ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड दो, ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड दो। तो ये गैसियस एक्सचेंज किधर होता है, कौन से ऑर्गन में होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से तरीके से होता है, वो सब हम लोग कल के लेक्चर से क्या करेंगे? कंटिन्यू। आज मैंने सिर्फ आपको बायो का इंट्रोडक्शन और रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन दिया, समझ अच्छे से? तो कल के लेक्चर में हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इज इट वेरी मच क्लियर? ये पूरा थोड़ा याद रखना, भूल मत जाना ऐसा, ठीक है?